नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर भारतक स्वागत करता हूं सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर। जैसे कि आप लोगों से कहा गया था कि सैटरडे को जो पेपर होता है उसमें मैथ्स के पोर्शन जो होता है उसमें काफ़ी बच्चों को डाउट्स रहते हैं, वो डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं और अगले सैटरडे का फिर से पेपर आ जाता है, उसकी तैयारी में आप लोग लग जाते हैं। तो इस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए आपको जब भी सैटरडे का आपका पेपर हुआ करेगा उसके मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन अलग अलग पेपर्स में आपके आते हैं उनका सॉल्यूशन बताने की कोशिश की जाएगी। फिर भी ये सारे सॉल्यूशंस देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि हमें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है, आप ऑफलाइन आकर के उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मैं जब भी फ्री रहूंगा नून में, आप उन क्वेश्चंस को दोबारा से पूछा जा सकता है। पर पहले कोशिश कीजिएगा कि जो सेशन चल रहा है लास्ट तक जितने भी आपने क्वेश्चंस किए आप उन सभी का एनालिसिस एक बार देखें। काफी बार क्या होता है, हम लोग जब क्वेश्चंस करते हैं तो हम अपने तरीके से करते हैं और उस मेथड में कभी कभी हमें टाइम लग जाता है पर हमारा आंसर आ जाता है, उसे हम लोग सही मान लेते हैं और चलो सही मान भी लिया। और जब एनालिसिस आपको दिया जाता है तो उसमें हर एक क्वेश्चन को देखना होता है, चेक करने के लिए कि हमने जो क्वेश्चन सही किए हैं क्या वो सही तरीके से किए। तरीके का मतलब क्या वो क्वेश्चन उतना टाइम लेने वाला था जितना टाइम हम लोगों ने लिया, क्या उसकी कोई और शॉर्ट मेथड था क्या। तो इसलिए हर क्वेश्चन का आपको एनालिसिस देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक। पिछले सेशन के अंदर आपने देखा होगा जनरल जो आपका मॉक पेपर हुआ है उसके 18 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में आपको बता चुका था। अभी बाकी क्वेश्चंस के मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं और आगे भी आप सेशन देख पाएंगे यूट्यूब के ऊपर। उसमें दिल्ली पुलिस के भी, हरियाणा सीईटी का जो मॉक हुआ है उसमें भी मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, तो जरूर विजिट करना, कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने का मौका मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 18 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं तो 19 से हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। पढ़िए जरा क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज है। पढ़ तो आप लोग एग्जाम में भी चुके थे जब आपका पेपर हुआ था, अभी आप उसको एनालिसिस करें एक बार। चलिए, क्वेश्चन था कि सर सेक थीटा जो है वो x प्लस 1/4x है, तो बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा। तो यहां ट्रिग्नोमेट्री की एक छोटी सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। देखिए क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सपोज मैंने इसको p मान लिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर p है, इसका मतलब यह हुआ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा वो होगा सर 1/p। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर मैंने p मान ली, कुछ भी हो सकता है, हम x मान सकते थे पर x पहले से क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या आएगा आपका 1/p आएगा ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, जो आइडेंटिटी है वो हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पर मैं अप्लाई कर सकता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर प्लस का उल्टा माइनस होता है, माइनस का उल्टा प्लस होता है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को आपने अगर पी मान लिया तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p आता है। इस बात को हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेव कर लेना भाई। अच्छा, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर सर 10 से 10 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा आ जाएगा आपका p प्लस 1/p। अच्छा, सेक थीटा क्या आएगा फिर आपका सेक थीटा आएगा सर p/2 प्लस 1/2p। सेक थीटा कितना आ रहा है हमारे हिसाब से p/2, 2 का डिवाइड चला गया, p/2 प्लस 1/2p, ये मेरे हिसाब से सेक थीटा है। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से सर सेक थीटा दिया हुआ है x प्लस 1/4x, इसको इक्वल कर दें x प्लस 1/4x के, तो p/2 प्लस 1/2p इक्वल है x प्लस 1/4x के। क्या ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, हमसे तो पूछा सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बताओ, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा मैंने p मान रखा है, तो p की वैल्यू मुझसे जानना चाह रहा है। तो दोनों को अगर मैं अलग अलग कंपेयर करूं, अलग अलग का मतलब p/2 को अगर मैं इक्वल कर दूं x के, तो p/2 सर अगर x के इक्वल है तो p की वैल्यू क्या आ चुकी है 2x, और 2x किस ऑप्शन में, 2x सर b वाले ऑप्शन में। आप ये कह सकते हो कि 1/2p जो है 1/4x के इक्वल है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p की वैल्यू वापस कितनी आ जाएगी 2x आ जाएगी। तो 2x एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका आंसर। इसी तरीके से आपको आंसर देना था भाई। आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 2x आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 20 देखें एक बार। सॉल्यूशन जरूर नोट कर लेना। अभी तो पेपर हो गया,
पर आगे भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, आर कॉस थीटा माइनस रूट थ्री, आर कॉस थीटा माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। पहली बात तो देखिए, किन्हीं भी दो संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ने पर जीरो कब आ सकता है? ये दोनों संख्या स्क्वायर है नहीं सर, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, इनको जोड़ने पर जीरो तभी आ सकता है जब दोनों की अलग अलग वैल्यू जीरो हो। तो आर कॉस थीटा माइनस रूट थ्री ये भी जीरो होगा और आर साइन थीटा माइनस वन ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दोनों को जीरो करें, दोनों को जीरो करेंगे तो कॉस थीटा कितना आएगा बताइए? कॉस थीटा आ जाएगा रूट थ्री बाई आर और यहां से साइन थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा सर वन अपॉन आर। कॉस थीटा रूट थ्री बाई आर, साइन थीटा वन अपॉन आर। अब आर की वैल्यू आप अपने मन से कुछ ऐसी सेट करें कि कॉस और साइन की वैल्यू आप निकाल पाए। देखिए अगर मैं आर को दो मान लेता हूं, आर को दो मान लेता हूं तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा सर रूट थ्री बाई टू, जो थीटा बराबर 30 डिग्री पे होता है, और साइन थीटा क्या आ जाएगा? 1/2, जो कि थीटा बराबर कितने डिग्री पे होता है? 30 पर। यानी थीटा की वैल्यू तो कितनी आ गई? 30, और आर की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं कि आर की वैल्यू 2 कैसे आई है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि सर कॉस थीटा रूट थ्री बाई आर है, साइन थीटा 1/r है, तो आप ये बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो अगर मैं रूट थ्री बाई आर का होल स्क्वायर जोड़ दूं 1/r के होल स्क्वायर में तो 1 आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो भी आर की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। ये प्रैक्टिस होती है जिससे आप लोग वैल्यू एज्यूम करना सीखते हैं। तो आर की वैल्यू आपकी 2 आ चुकी है। आर की वैल्यू अगर 2 आ चुकी है तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा सर आर टेन थीटा। आर की जगह पर तो सर आपने 2 पुट कर दिया, तो आर की जगह तो आ गया 2 इंटू टेन थीटा। आपको पता है कि थीटा 30 डिग्री है, तो फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि टेन 30 डिग्री होता है 1/√3 प्लस सेक थीटा यानी कि सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री होता है सर कॉस 30 का उल्टा। कॉस 30 का मान √3/2 है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में ये रहा आर सेक थीटा यानी कि आर यानी कि 2, आर की वैल्यू 2, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा 2/√3 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा आ जाएगा 1/√3। सॉल्व करो जरा भाई। ये तो आ गया सर 2/√3, 2/√3 यानी कि 4/√3, और ये कितना आएगा? 2 इंटू 2, 4/√3, 1/√3, 5/√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4/5 बचा। 4/5 ए ऑप्शन है जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। अभी के लिए एनालिसिस से जो उतनी बातें आप सीख पाए उतनी बातें सीख लें भाई। 4/5 क्वेश्चन का आंसर ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। 18 क्वेश्चंस पहले करा चुका हूं, तो पहले सेशन को देख लीजिएगा, 1 से लेकर 18 तक के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखें, भूमि पर स्थित बिंदु P से किसी 10 मीटर ऊंची इमारत, अब देखिए भूमि पर यानी यहां पर कोई पॉइंट है P, यहां से मैं देख रहा हूं कोई 10 मीटर ऊंची इमारत है, ये 10 मीटर है, 10 मीटर ऊंची इमारत है, उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। भूमि पे कोई बिंदु P है, उससे 10 मीटर ऊंची इमारत का उन्नयन कोण जो है, एलिवेशन एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री। मतलब कि जब आप किसी इमारत की तरफ देखते हैं तो देखने पर आपकी आंखों के बीच या आपके बीच और उस इमारत के सबसे हाईएस्ट पॉइंट के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कहलाता है। तो जब मैं ऊपर की तरफ देखूंगा तो कोई ना कोई एंगल बनेगा ना क्षैतिज के साथ, यानी कि जमीन के साथ, वही आपका एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण जिसे हिंदी में कहते हैं, वो कहलाता है। अभी आप बात को बस समझ लो, जितना समझ पा रहे हैं। चैप्टर जब कराया जाएगा तब सारी बात रिपीट की जाएंगी। फिर यह बोल रहा है कि एक झंडे को उस इमारत के ऊपर फहराया गया। अब देखिए मैंने क्या किया, यहां पर एक झंडा फहरा दिया, यहां पर एक झंडा फहरा दिया गया इस इमारत के ऊपर। इस झंडे की ऊंचाई मैंने मान ली x है। भाई इमारत के ऊपर कोई झंडा फहराया जाएगा तो झंडे की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, जिसको मैं x मान चुका हूं। अब अगर मैं झंडे की तरफ देखता हूं तो अब मुझे गर्दन और ऊपर करनी पड़ेगी। जितनी ऊंचाई पे आप देखेंगे आपको गर्दन और ऊपर करनी पड़ेगी, मतलब एंगल उतना बड़ा होता जाएगा। तो अब ये बोल रहा है कि सर एंगल जो है अब बन रहा है 45 डिग्री का। अब ये पूरा जो एंगल है वो कितने का है? 45 डिग्री का। पहले बस इत्तू सा एंगल 30 डिग्री था,
अब ये पूरा एंगल कितना हो गया 45। तो आपसे पूछ रहा है कि सर एक काम करो, झंडे की लंबाई बता दो, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री काम में लेने वाले हैं। कैसे ट्रिग्नोमेट्री काम में लेंगे, देखिए एक काम करते हैं, यहां पर ट्राइंगल का कुछ नाम दे देते हैं। ये तो बिंदु P हो गया, इस बिंदु को मैंने A मान लिया, सपोज इस बिंदु को B मान लिया, और ये जो झंडे का लास्ट पॉइंट है उसको मैंने C मान लिया। तो देखिए यहां पर एक ट्राइंगल तो है, ट्राइंगल PAB, PAB ये तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब 90 का एंगल बनेगा। PAB में, PAB के अंदर देखिएगा, अगर मैं 30 डिग्री एंगल लेके चल रहा हूं, क्योंकि 30 ही है PAB जो एंगल है, यहां पर एंगल कितना बन रहा है 30 बन रहा है। तो अगर मैं tan थीटा अप्लाई करूं, tan 30 डिग्री, तो tan थीटा जो होता है, इतना तो आपने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्के वाले तरीके आपने पढ़े होंगे। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का क्या मतलब है, अगर आप tan थीटा लेके चल रहे हैं तो tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, लंब की वैल्यू कितनी है 10 है, और ये जो आधार है, जो बेस है, ये आपको PA बोल रहा है। तो यहां पर अगर मैं PA का मान निकालना चाहूं, tan 30 कितना होता है, tan 30 सर 1/√3 होता है, अभी भी पढ़ा भी था हम लोगों ने, 10/PA। तो PA की जो वैल्यू है, PA की जो वैल्यू है वो है आपकी tan√3। PA का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 10√3। तो देखिए जरा, ये जो P से लेकर A तक की लेंथ है वो 10√3 आ चुकी है। ये मुझे किस तरीके से पता पड़ा, ये मुझे छोटा ट्राइंगल PAB, इसकी मदद से मुझे पता लगा कि PAB में जो PA है वो tan√3 है। क्या ये बातें समझ पा रहे हो क्या? और अच्छे से समझ में आएगा जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तब तक आप पेशेंस रखना। पर फिर भी कुछ स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सर जो पेपर में क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं सैटरडे में, उन सभी का सॉल्यूशन कैसे भी करके उनको एक बार तो बताया जाए, बाकी वो लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए तो पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, आपने टॉपिक पढ़ा है तो वाकई में आपको चीजें समझ में आएंगे ना। अच्छा दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल सर PAC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जहां झंडा लटका हुआ है। तो PAC में जो एंगल बन रहा है वो 45 बन रहा है। तो tan 45 डिग्री अगर मैं अप्लाई करूं, tan 45 डिग्री, और अभी आपको बताया था tan थीटा होता है लंब बटे आधार। 45 के सामने लंब ये पूरी की पूरी भुजा AC है, लंब हो गया AC, और आधार ये रहा, आधार अभी आपने निकाला 10√3, ये 10√3 आ गया। इतना आपको पता होना चाहिए, tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, 10√3 इधर जाएगा, तो AC की जो लंबाई आएगी वो आएगी 10√3। AC, A से लेके C तक ये पूरी की पूरी जो लेंथ है भाई, ये पूरी की पूरी जो लेंथ है वो नो डाउट 10√3 आने वाली है। टोटल लेंथ आपकी आ चुकी है tan√3। आगे हमसे पूछा था केवल झंडे की लंबाई बता दो, तो बता देते हैं इसको झंडे की लंबाई। आपको B से लेके C तक की दूरी पता करनी है, पूरी डिस्टेंस tan√3 है, और ये जो इमारत थी इसकी लंबाई थी 10। तो आप कहेंगे सर जो झंडे की लंबाई आएगी वो आएगी 10√3 - 10। क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, 10 कॉमन दिखाई दे रहा है, अंदर बचेगा √3 - 1। अच्छा √3 की जो वैल्यू है दी हुई है 1.732, 1.732 में से 1 माइनस करेंगे 0.73 बचेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 7.32। आंसर जो है वो तो ऑप्शन नंबर डी आएगा 7.32, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक है, जब आपके बैच में पढ़ाएंगे तब आप इन चीजों को फिर से समझना। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु A 2,1 रेखाखंड BC को, यहां पर एक लाइन आपको दी गई है, इसको बिंदु A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1, ये किस अनुपात में बांटता है, ये बांटता है सर 2:3 के अनुपात में। भाई कोई भी बिंदु जो है वो रेखा को किसी ना किसी रेशो में बांटेगा, वो रेशो आपका 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। बी के निर्देशांक है 1, -3, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -3 है। सी के निर्देशांक है 4, y 4, y, ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। आपसे पूछा y का मान बताइए। तो यहां पर ये जो रेशो वाला जो फॉर्मेट है, वो रेशो वाला फॉर्मेट क्या होता है वो समझिएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, मान लीजिए ए कोई पॉइंट है x1, y1 और बी कोई पॉइंट है x2, y2, और यहां कोई पॉइंट सी है जो कि m/n में इसको डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में? m/n में।
तो मुझे अगर सी के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, सी के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एक्स कोमा वाई, तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? देखिए सी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एम को x2 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m को x2 से, n को x1 से, करना केवल x वाले से मल्टीप्लाई क्योंकि आप x कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं। तो m मल्टीप्लाई बाय x2, n मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइड बाय m प्लस n, ये आ जाएगा आपका x वाला कोऑर्डिनेट। अगर आपको y वाला कोऑर्डिनेट पता करना है तो y बराबर आ जाएगा m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। x वाले कोऑर्डिनेट के लिए x से मल्टीप्लाई, y वाले कोऑर्डिनेट के लिए y से मल्टीप्लाई। हमसे पूछा गया है सर ये जो c वाला पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट निकालो। अच्छा y वाला जो कोऑर्डिनेट है उसके लिए y वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो y वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि ये जो बिंदु बांट रहा है इसका जो y वाला कोऑर्डिनेट है यानी कि ये जो 1 है ये बराबर होगा किसके? m y2 यानी कि 2 इंटू वाई प्लस n y1 यानी कि 3 इंटू माइनस के 3 और डिवाइड बाय m प्लस n 2 प्लस 3। यही इसका आंसर है। 2 प्लस 3 5 आएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 2y माइनस के 9, माइनस के 9 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 9 और 5 14, 14 का आधा करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 7 आ चुकी है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जो पढ़ चुके इन चीजों को उन्होंने डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा। तो देखिए चूंकि हम लोग सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो जितना आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग होना चाहिए उतना ही आपका एडवांस भी स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 30 सेंटीमीटर व्यास, व्यास होता है डायमीटर, वृत्त में 2 समानांतर जीवाएं, जीवा यानी कि कॉर्ड। तो सबसे पहले एक सर्किल बनाया जाएगा जिसमें 2 पैरेलल आपको जीवाएं दी जाएगी और ये मैंने सेंटर मान लिया हो। यदि एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर है। देखिए ये कह रहा है कि सर दोनों जीवाओं के बीच की दूरी जो है 21 सेंटीमीटर है। तो मैंने O से जीवा पे लंब डाला OE, O से जीवा पे लंब डाला OX मान लेते हैं। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सर आपको 21 दी गई है। तो एक काम करें, O से लेके E तक को अगर आप X मान लेते हैं तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 21 माइनस एक्स। भाई यही तो कह रहा है कि जीवाओं के बीच की जो दूरी है वो 21 है। अगर ये ऊपर वाला पार्ट मैंने x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? 21 माइनस एक्स हो जाएगा। दूसरी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा आपको व्यास दिया हुआ है 30। अब देखिए O से अगर मैं इसको मिला दूं, इस पॉइंट को A मान लिया गया, ये B है, ये C है और ये D है। O से अगर मैंने A को मिलाया तो ये रेडियस बन गई। क्योंकि सर आप कह रहे हो कि व्यास 30 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। और इसको हम लोगों ने x माना है। एक जीवा की लंबाई आपको दी गई है 24। मान लो मैं AB को 24 लेके चल रहा हूं। AB की जो लंबाई है उसको मैंने क्या मान लिया? 24 मान लिया। आप 24 चाहे तो CD को मान सकते हैं, AB निकाल लीजिएगा, एक ही बात है। अच्छा अगर ये 24 है तो एक प्रॉपर्टी होती है कि केंद्र से अगर मैं जीवा पे लंब डालूं तो वो जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। केंद्र से जीवा पे लंब डाला जाए तो जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। तो सर 24 को अगर आप 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो बताइए इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, क्या इसमें पाइथागोरस लगाया जा सकता है? बिल्कुल लग सकता है। ये 15 है, ये 12 है, मुझे पता करना है x कितना आएगा। तो सर 15 का स्क्वायर 225, क्योंकि 90 के सामने कर्ण होता है। 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144। तो मुझे अगर x निकालना है तो सर x स्क्वायर हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। 225 में से आपको 144 माइनस करना है। कितना बचेगा भाई? 81 बचेगा। 81 बचेगा। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का होता है। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 9 आ चुकी है। वापस सुन लेना, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 9। 9 15 12 वैसे भी एक ट्रिपलेट होता है क्योंकि अगर 3 के मल्टीपल है दोनों, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो 5 4 से 3 बनता है, 3 तिया 9 हो जाएगा। आप कैसे भी कर लें, ये 9 आ चुका है। अच्छा ये 9 आ चुका है तो ये कितना बचेगा फिर? ये बचेगा सर 12। ये 12 बचेगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस 21 थी। ये ऊपर वाला पार्ट अगर 9 आ गया तो बचा हुआ पार्ट कितना आएगा? 12 आएगा। अब देखिए 12 आ चुका है। यहां से अगर मैं इसको मिला दूं तो ये भी रेडियस है, ये 15 है, ये 15 है, ये 12 है, तो ये कितना आएगा आपका? ये आएगा सर आपका 9।
और अगर ये 9 आएगा तो ये भी कितना आ जाएगा 9, क्योंकि केंद्र से जीवा पे हम लोग जब भी लंब डालते हैं तो वो जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो 9 और 9 आ चुका है, तो 9 और 9 कितना होता है 18 हो रहा है। तो दूसरी जीवा की लंबाई अगर आपसे पूछी है तो भाई दूसरी जीवा की लंबाई जो आएगी 18 सेंटीमीटर आएगी। यही बेसिक तरीका है और बेसिक्स आपको आने चाहिए खासकर इन क्वेश्चंस के लिए। 18 सेंटीमीटर क्वेश्चन का आंसर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। आराम से इसको रिपीट कर लेना, ना समझ आए फिर से रिपीट करना, फिर ना समझ आए तो मैं आता ही हूं, आपको पता है मेरी क्लास कब होती है, दोपहर में जब भी फ्री होंगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समकोण ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 90 है। समकोण ट्राइंगल एबीसी में, एबीसी एक समकोण है, एंगल बी क्या है आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी के परिव्रत, परिव्रत का मतलब होता है एक ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा। यह सर्किल मैंने बना दिया। परिव्रत की त्रिज्या ज्ञात करें यदि त्रिभुज AB और BC की लंबाई 15 और 20 है। AB की लंबाई तो दे दी सर 15 सेंटीमीटर, भुजा BC की लंबाई आपको दे दी 20 सेंटीमीटर। तो क्या मैं AC की लंबाई पता कर सकता हूं क्या? बिल्कुल पता किया जा सकता है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्रिपलेट काम करेगा। 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 625 आ गया। और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का होता है। तो सर AC की लंबाई क्या आ गई 25 आ गई। अब थोड़ी सी एक बात समझना, बस आखिरी बात है सुनिएगा। आपसे पूछा गया परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या मतलब मैंने R मान लिया, R मतलब रेडियस। परिवर्त की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा समकोण त्रिभुज में कर्ण का आधा होती है। कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा। तो कर्ण तो सर आपने निकाला 25 आ रहा है, बिल्कुल निकाला 25 आ रहा है। 25 का आधा कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। 12.5 कौन सा ऑप्शन है 12.5 डी ऑप्शन है, चेक करिएगा। चलिए भाई 24 के बाद लास्ट क्वेश्चन, फिर ये आपका पेपर खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप आराम से दिल्ली पुलिस का अगर आपने पेपर दिया हेड कांस्टेबल लेवल का तो उसका भी सॉल्यूशन आपको मिला होगा, सीईटी का भी सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो जो भी आपने पेपर दिए वो सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। हो सकता है आपने जनरल पेपर दिया हो तो आप फिर दिल्ली पुलिस के मैथ्स का सॉल्यूशन देखना और सीईटी का भी देखिएगा, क्योंकि हर पेपर के क्वेश्चंस आपको करने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट आकर के सिखा सकता है। 25th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से देख लें एक बार। 3 वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार इनको रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करे। तो कोई भी 3 सर्किल अगर एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो कुछ इस तरीके से इमेज बनने वाली है। तीनों सर्किल जो हैं उनकी रेडियस सेम दी हुई है और आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इनको मिला दिया मैंने आपस में, सेंटर को मिलाने से क्या बन जाएगा ट्राइंगल बन जाएगा। और ये ट्राइंगल कैसा बनेगा पता है, चूंकि सर तीनों सर्किल की रेडियस सेम है। देखो तीनों के सर्किल की रेडियस कितनी है 3.5, तो ये 3.5, तो ये भी 3.5 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 7। ये 3.5 है तो ये भी 3.5, ये भी 7 हो जाएगा। ये 3.5 है तो ये भी 3.5, ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो मैंने इसका सेंटर को A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया। तो तीनों सर्किल के सेंटर को हमने ABC मान लिया और सेंटर को मैंने आपस में मिला दिया जिससे कि ट्राइंगल बन जाए ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ द पोर्शन एनक्लोज्ड बाय द सर्किल, यानी तीनों सर्किल जिस पोर्शन को घेर रहे हैं उसका क्षेत्रफल बताइए। ये जो डैश वाला पार्ट है ये आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ये एरिया मुझे पता करना है, ये एरिया कितना आएगा। इसके लिए मेंसुरेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, ज्योमेट्री भी आपको आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए मुझे अगर ये वाला पार्ट निकालना है तो मैं एक काम करूंगा, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में से ये जो 3 आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों पार्ट्स को, एक तो ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, इन तीनों पार्ट्स को अगर मैं ट्राइंगल में से माइनस कर दूं तो जो आपसे एरिया पूछा गया वो एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो देखिए ये जो 3 पार्ट्स हैं उनका एरिया कैसे निकालते हैं। ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये त्रिज्यखंड कहलाते हैं, ये कहलाते हैं त्रिज्यखंड, जैसे आप इंग्लिश में कहेंगे सेक्टर, ये सेक्टर कहलाएंगे, त्रिज्यखंड कहलाएंगे। तो सेक्टर का जो एरिया आता है उसका फॉर्मूला होता है सर पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ये जो इतना सा पोर्शन है मैं अलग से बना देता हूं, ये सर्किल है मान लीजिए, ये सेंटर है, तो ये आकृति आपको दिखाई दे रही है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसकी मैं बात कर रहा हूं। ऐसे 3 पार्ट है, तीनों बराबर होंगे क्योंकि सबकी रेडियस क्या सेम है।
तो किसी भी अगर आपको एक पार्ट का एरिया निकालना होता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 चेक कर लेते हैं। पाई का मान सर 22/7 है, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 3.5, स्क्वायर करेंगे तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा। अच्छा थीटा कितना आएगा, थीटा इसने बताया नहीं है, पर इतना कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि सर ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, तो थीटा की जगह कितना आएगा 60 आएगा, बटे में कितना है आपका 360। सॉल्व करेंगे 60 से 360 6 बार, 7 पंजे 35, 0.5 आ गया भाई, 2 से 11 बार, 2 से 3 बार, 11 पंजे 55, तो यह आ गया आपका 5.5 इंटू 3.5 डिवाइड बाय 3, ये किसका एरिया है सर, ये एक पार्ट का एरिया है। और अभी अभी आपको मैंने बताया ऐसे कितने पार्ट है भाई, ऐसे 3 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट्स के एरिया को निकालने के लिए इंटू 3 कर देंगे, तो इंटू 3 करेंगे तो मैं लिख देता हूं त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सर 5.5 इंटू 3.5, 5.5 इंटू 3.5 जो कि आप कर पाएंगे, तो ये तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे सर ये बीच वाला पार्ट चाहिए, और ये तभी आ पाएगा जब पूरे के पूरे ट्राइंगल में से इन तीनों पार्ट्स को आप हटा दो। अच्छा अब ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज सर एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड आपको दी गई है 7, 3.5 7 होते हैं, 7 का स्क्वायर 49, ये आ गया 49 √3/4। ये क्वेश्चन लेंदी है और ये सबके लिए लेंदी है, केवल आपके लिए लेंदी नहीं है। इन क्वेश्चंस को वही स्टूडेंट एग्जाम में कर पाएंगे जो आसान क्वेश्चंस थे, उनको आप जल्दी सॉल्व करेंगे तब। तो 49 √3/4 आ गया ट्राइंगल का एरिया। अब 49 √3/4 में से 5.5 इंटू 3.5 करने पे जो डाटा आएगा माइनस कर देना, तब जाके आपको आंसर मिलेगा भाई। और आपको लगता है कि सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं हो पाते, टाइम कम लगता है, तो कोई बात नहीं, हमारा किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन 100 में से 100 नंबर लाने पे नहीं होता है। आपको पता होता है कोई क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है आप बिल्कुल स्किप करें, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना भी एक कला होती है, वो भी एक अच्छे स्टूडेंट को पता होता है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, तो उनको वो लोग स्किप कर देते हैं, फिर लास्ट में अगर लगता है कि टाइम बचा है तो वो उस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको हर क्वेश्चन ही लेंदी लग रहा है और आप हर क्वेश्चन को छोड़ते जा रहे हैं, ऐसा भी आपका नहीं होना चाहिए, 1-2 क्वेश्चन तक चल जाता है। तो 25 क्वेश्चन अगर आपके जनरल मॉक पेपर में आ रहे हैं, एटलीस्ट आप ट्राई करें एक बार में कम से कम 20-21 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पाए। जो लास्ट में आपके 3-4 क्वेश्चन बचेंगे उनमें से आपको टाइम लग रहा है, तो आप उन 3-4 क्वेश्चन में से जिसमें टाइम कम लग रहा है उन 3-4 क्वेश्चन में से उनको आप बाद में अटेंड कर सकते हैं। तो 21-22 का टारगेट तो एक बार में लेके चला करो, वो जो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये था जनरल मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन जो कि आपका सैटरडे के दिन हुआ था, और आगे जो सेशंस दिए गए आप उन सेशंस को भी अटेंड कर सकते हैं। उसमें दिल्ली पुलिस, हरियाणा सीईटी सभी के मैथ्स का पोर्शन सॉल्व कराया गया है, और पूरा एनालिसिस देखना जिससे कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं उनका भी पता पड़ पाए कि आपने किस तरीके से किया और मैं किस तरीके से आपको बताना पा रहा हूं। सॉल्यूशन देखते रहिएगा, जो भी चीजें अच्छी लगती हैं उन चीजों को शेयर किया करें, और इसके अलावा जो भी क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है कोई भी फैकल्टी, वो सारी क्लासेस आपको देखनी है। थैंक यू सो मच।